तो दोस्तों, ये वीडियो भारतीय संविधान का है, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे एएसआई, बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, दरोगा, कुछ ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बहुत सारे एग्ज़ामों में ये काम आ जाएगा। इसीलिए टाइम को बर्बाद बर्बाद ना करते हुए आगे हम इस पे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। मैं अरमान मलिक आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है ये कहता है कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है? यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 जो है यह नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 जो है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो। अनुच्छेद 5 ये कहता है। फिर अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो है ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। अनुच्छेद 64 है, ये कहते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, यह अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 75 कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। ठीक है। अनुच्छेद 86 अनुच्छेद 86 कहता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होंगे। 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है राष्ट्रपति को। 109 अनुच्छेद कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 109 अगर बात करें तो विशेष प्रक्रिया की बात होता है 109 अनुच्छेद में। 110 में अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक को परिभाषित करता है 110। सबसे इंपॉर्टेंट है 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा, ये राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 112 थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि देखने में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद 112 क्या कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। यानी वार्षिक वित्तीय के समक्ष वित्तीय वर्ष में बजट पेश करने की बात 112 में कहता है। 123 अध्यादेश जारी करने की बात करता है। अध्यादेश जारी करने की बात करता है। ठीक है। वहीं 124 जो है अनुच्छेद 124
इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 148 अनुच्छेद ये कहता है 148 क्या कहता है, क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना या उसकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश देने के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायक को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी अध्यादेश 213 के अंतर्गत आता है। 214 में कहता है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। 214 आर्टिकल कहते हैं 214 सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। वहीं 226 में कहा जाता है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का शक्ति है, यानी लेख जारी करने की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के अनुसार तो 226 के अंतर्गत है। वही 233 में कहते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से के परामर्श से की जाएगी। वहीं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो 233 के अंतर्गत किया जाता है, वो भी राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। वहीं 235 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। ये 235 कहता है क्या, हाई कोर्ट का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय पर रहेगा। वहीं 239 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, 239 का ये है कि बगल के किसी भी राज्य के राज्यपाल को प्रशासन का दायित्व सौंपा जा सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। 243 इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 243 में कह रहा है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें नगरपालिका का गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं 245 में संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य तथा इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, वहीं 248 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद में निहित होती है। अनुच्छेद 248 पूछ देगा किससे है, तो ये होता है विधि निर्माण यानी कानून बनाने की जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है, संसद के पास होती है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। अनुच्छेद 249 जो है यह राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो।
वहीं 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। 262 में है अंतर्राज्यीय नदियां, जो अंतर्राज्यीय नदियां यानी दो राज्यों के बीच की जो नदी घाटी का जो जल बंटवारा होता है, उसके विवादों को सुलझाने के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। वहीं 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्यों से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। 263 में केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान के लिए राष्ट्रपति जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। वहीं 266 जो है संसद की संचित निधि को इंगित करता है कि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेगी और विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 267 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। यानी अकस्मात निधि की बात अगर करें किस आर्टिकल में, तो 267 में है। 275 के द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 275 में है। क्या है? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने के बाद प्रावधान किया गया। वहीं 280 में जो है 280 अनुच्छेद में कहते हैं कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगी। ठीक है। वहीं 300 क या ए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि राज्य जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। ऐसा कहा था पहले। यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के अनुच्छेद 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। यानी पहले जो ये था संपत्ति का अधिकार जिसको वंचित नहीं किया जा सकता था, अब उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 क में एक वैधानिक कानूनी बना दिया गया है। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर अनुशंसा कर सकती है। 315 जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। क्या कह रहा है? संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। वहीं 324 जो है अनुच्छेद में चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी। 326 जो अनुच्छेद है ये कहते हैं कि लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 326 जो हमें अधिकार देता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव में वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। और वहीं अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की बात अनुच्छेद 330 करता है। वहीं अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। ये 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। SC ST के आरक्षण का प्रावधान किसमें? विधानसभा, यानी अपने अपने राज्यों में जो विधानसभा होता है उसमें। वहीं अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन।
आंग्ल भारतीय समुदायों का विधानसभा में मनोनयन करना है। ठीक है। वही अनुच्छेद 335 जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान 335 में है। और ये 338 अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 का क जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन करता है। वहीं 340 जो है ये पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त करेगा, ओबीसी पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए। और वहीं 343 जो है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो वह हिंदी होगी। संघ की जो आधिकारिक भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, वह हिंदी होगी। ठीक है। 343 वहीं 347 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो, उसकी आकांक्षा हो कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। कितनी बड़ी बात कह दी है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में जो लोग किसी भाषा को बोलते हैं, उसकी आकांक्षा हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको मान्यता दी जाए, और इसकी अनुमति सीधा राष्ट्रपति देगा। अनुच्छेद 351 ये संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 351 वही अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, तो वह 352 आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। 352, 355, 356, 360 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वही 355 जो है ये कहता है कि इसमें बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का जो कर्तव्य होगा वह संघ का कर्तव्य होगा 355 में। वहीं 356 जो है यह कहता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है। वही 360 यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं शाख खतरे में है, तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करेगा। यानी 360 में वित्तीय आपात की बात करता है। वहीं 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। यानी संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार 368 देता है। वहीं 370 जो है जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन करता है, जो कि अब इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 371 ये क्या कहता है? 371 कि 371 अनुच्छेद में कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। वहीं अनुच्छेद 394 का क राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा।
क्या करेगा? राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। वही 395 अनुच्छेद में यह कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रिवी पर्स काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। ये थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 बुक लूसेंट से कुछ तथ्य जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण है। जो स्टेनो का हो, बिहार पुलिस हो, सिपाही हो, दरोगा हो या यूपी का किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ये जो फैक्ट थे मैंने आपके सामने रखा है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया हो। मैं अरमान मलिक आपके साथ आगे की वीडियो में बना रहूंगा। थैंक यू सो मच।